हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। डिटेल में पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। प्रूव्ड नॉट प्रूव्ड वाली वीडियो में इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा था, बट थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं। ठीक है, तो बीएसए का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ आई बटन में मिल जाएगी। पीपीटी डिटेल नोट्स डाउनलोड कर लेना, बहुत ही आसान है और बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले सेक्शंस देख लेते हैं, 104 से 120। ठीक है, सेक्शन 104 से 120 बात करता है किसके बारे में, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। बहुत सारे सेक्शंस हो गए हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें जल्दी से कवर करेंगे। यहाँ पे इक्विवेलेंट सेक्शंस लिखे हुए हैं जो आईईए में थे। ठीक है, यहाँ पे 14 सेक्शंस थे, यहाँ पे कितने सेक्शन है, 16-17 सेक्शन है, तो यहाँ पे 15 थे। तो यहाँ पे 1 लाइन रूल भी लिखे हुए हैं मैंने। ये कब काम आएगा आपको, जब आप पूरी वीडियो देख लोगे, उसके बाद जब आप इनको देखोगे ना तो सेक्शंस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, ये सारा घूमता है एक चीज़ के पीछे, क्या वो है, ये मैक्सिम। अगर ये मैक्सिम समझ में आ गई तो सारा कुछ आ जाएगा। ये मैक्सिम क्या है, आई इनकम्बिट, आई से आई बनता है। ठीक है, आई इनकम्बिट प्रोबातियो क्विड डेकेट नॉन क्विड नेगेट। इसका मतलब क्या है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, उस पर लाई करता है जो उसको असर्ट करता है, उस पर नहीं लाई करता है जो ना करता है। ठीक है, मान के चलो एक्यूज्ड है। ठीक है, एक्यूज का जब तक वो प्रूव नहीं होता है एक्यूज का कि हाँ इसी ने क्राइम किया, तब तक उसको गिल्टी नहीं माना जाता है। पता है आपको। तो एक्यूज्ड है, दूसरी तरफ पे है प्रोसिक्यूट। तो एक्यूज कहेगा कि मैंने मर्डर नहीं किया है, तो एक्यूज को नहीं प्रूव करना है कि भाई मैंने मर्डर नहीं किया तो मैं ही प्रूव करूंगा। नहीं, ये प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा कि इसने मर्डर किया है। ध्यान रखना, असर्ट कौन कर रहा है, प्रोसिक्यूशन कर रहा है। समझ में आ। सिविल का एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए। अब इस केस में प्लेंटिफ हमेशा प्रूव करता है। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे रहता है। ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए, ए प्रूव करेगा कि हाँ मैंने बी को 5 लाख रुपए दिए। 2 तरीके के बर्डन होते हैं। कौन से, एक होता है एविडेंशियल बर्डन, एक होता है लीगल बर्डन। लीगल बर्डन को बर्डन ऑफ प्रूफ बोलते हैं, एविडेंशियल बर्डन को ऑनस ऑफ प्रूफ या फिर शिफ्टिंग बर्डन, ये शिफ्ट होता रहता है। ऑनस ऑफ प्रूफ सेकेंडरी बर्डन, ये प्राइमरी बर्डन होता है। समझ में आया इतना, ये मोस्टली फिक्स होता है। ठीक है, सेक्शन 104 में इसके बारे में बात की है, 105 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, ये सारा जितना भी लिखा हुआ है सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेंगे। कौन से, एक लेंगे सिविल केस का, एक लेंगे क्रिमिनल केस का। लीगल बर्डन है, एविडेंशियल बर्डन है। लीगल बर्डन में एविडेंशियल बर्डन में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, बस ये शिफ्ट होता है। एविडेंशियल बर्डन शिफ्ट होता रहता है, ये शिफ्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, क्रिमिनल केसेस में किस पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे। सिविल केसेस में किस पे होता है, प्लेंटिफ पे होता है। ठीक है, सेम वही एग्जाम्पल है इसमें कि मान के चलो एक्यूज्ड है और प्रोसिक्यूशन है। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा कि हाँ एक्यूज्ड ने मर्डर किया है। समझ में आ। सेम अगर सिविल केस है, सिविल केस में ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है, तो ए प्रूव करेगा, मतलब जो प्लेंटिफ है ना वो प्रूव करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा, प्लेंटिफ पे जाएगा इसमें। तो ए प्रूव करेगा कि मैंने बी को 5 लाख रुपए दिए। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ लीगल बर्डन। समझ में आ। अब एविडेंशियल बर्डन समझते हैं। ठीक है, एविडेंशियल बर्डन को थोड़ा ध्यान से समझना। एविडेंशियल बर्डन बेसिकली टेम्परेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोड्यूस करने की। ध्यान समझना, टेम्परेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूस करने की एविडेंस ऑन द पर्टिकुलर इशू। ये जैसे लीगल बर्डन होता है उस तरीके का नहीं होता है, ये शिफ्ट होता रहता है, डिपेंड करता है कौन सी पार्टी ने क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो मान के चलो एक एग्जांपल समझते हैं। सिविल केस का एग्जांपल लेते हैं, पहले आपको समझ में आ जाएगा। सिविल मान के चलो वही सेम एग्जांपल लेते हैं। ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है, तो ए क्या करता है, ए बैंक स्टेटमेंट दिखाता है, उसमें ट्रांसफरिंग रिकॉर्ड वगैरह ये सब होते हैं। ठीक है, लोन एग्रीमेंट दिखाता है। ठीक है, लोन एग्रीमेंट दिखाता है, विटनेस को बुलाता है। ठीक है, जिसके सामने दिए थे। अब ए यहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस प्रोड्यूस कर चुका है, तो अब ये एविडेंशियल बर्डन है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा बी पे। ठीक है, अब बी रेस्पॉन्ड करेगा। अब बी क्या करेगा, बी प्रोड्यूस करेगा कि हाँ भाई बी क्या कर सकता है, बी दिखा सकता है कि मैंने रिपेमेंट किया हुआ है। ठीक है, रिपेमेंट की रिसीट वगैरह दिखा सकता है वो। बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता है बी कि हाँ मेरे अकाउंट में से पैसे कटे हैं, इसके पास गए हैं ए के पास। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज दिखा सकता है जहाँ पे ए ने कहा है कि हाँ भाई मेरे पास पैसे आ चुके हैं। ठीक है, अब ये बर्डन जो बी पे था, अब ये दोबारा फिर किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ए पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ए एक्सप्लेन करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये प्रूव क्यों नहीं करते रिपेमेंट। यहाँ पे इशू क्या था, ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए हैं और बी ने वापस नहीं किए, ये इशू था। ठीक है, पहले क्या किया, ए ने कुछ अपने डॉक्यूमेंट दिखाई, एविडेंसेस दिए, जिसमें क्या प्रूव होता है कि हाँ ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए। अब बी क्या कर रहा है, बी कह रहा है मैं पैसे दे चुका हूँ। तो बी क्या करेगा, रिपेमेंट के प्रूफ दिखाएगा। ई रिपेमेंट का प्रूफ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है। ठीक है, कंफर्मिंग मैसेज व्हाट्सएप वाला दिखा रहा है, ये सारा कुछ दिखा रहा है। तो अब ये बर्डन दोबारा ए पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब ए एक्सप्लेन करेगा कि ये डॉक्यूमेंट प्रूव क्यों नहीं करते हैं रिपेमेंट को। अगर ए को पैसा नहीं मिला है तो ये डॉक्यूमेंट प्रूव क्यों नहीं करते हैं।
ठीक है। ये बर्डन कंटिन्यू शिफ्ट होता रहता है जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता है केस को। समझ में? एविडेंशियल बर्डन और लीगल बर्डन में क्या डिफरेंस होता है? अब ये क्रिमिनल केस भी लेते हैं, क्रिमिनल का भी एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो राहुल किसी का मर्डर कर देता है, तो प्रोसिक्यूशन यहाँ पे प्रूव करता है, ये प्रोसिक्यूशन है और ये राहुल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन प्रूव करता है कि राहुल के फिंगरप्रिंट है नाइफ पे, ठीक है, फिंगरप्रिंट नाइफ पे मिल गए हैं। सीसीटीवी में राहुल दिख रहा है क्राइम सीन के पास, ठीक है। विटनेस ने देखा था राहुल को भागते हुए, किसी विटनेस ने भी देखा है। अब यहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। अब राहुल प्रोड्यूस करेगा मोबाइल लोकेशन वगैरह जिससे वो पता लग रहा है कि वो कहीं और था, ठीक है। सीसीटीवी दूसरी जगह की जहाँ पे वो एक्चुअल में था, ठीक है। या फिर कोई से दूसरे विटनेस जो बता दे कि ये शादी वगैरह में था या फिर कहीं और था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब दोबारा शिफ्ट किस पे हो गया बर्डन? प्रोसिक्यूशन पे हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में जो लीगल बर्डन होता है ना वो तो प्रोसिक्यूशन पे ही रहेगा हमेशा हमेशा, बट जो एविडेंशियल बर्डन है ना वो शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है, इस पे इससे इस पे। अब बात करते हैं सेक्शन 104 की। 104 क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ, द गोल्डन रूल, ठीक है। ये मतलब मैंने लिखा हुआ है, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताता है, ठीक है। बेसिकली एक रूल देता है, सेक्शन 104 बेसिक रूल देता है ऑफ लॉ ऑन बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट दे, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है, और आप ही उनको क्लेम कर रहे हो फैक्ट्स को, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको प्रूव भी करना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब द पर्सन हु मेक्स ए क्लेम, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको प्रूव करने की। यार मैं थोड़े जंगल वाले एरिया में रहता हूँ तो मेरे बैकग्राउंड नॉइज से ना परेशान मत हुआ करो। वैसे तो मैं अवॉइड करता हूँ कि जितनी कम से कम सुनाई दे, बट क्या करें यार, जंगल ही जंगल, ठीक है। यहाँ पे आपको चिड़ियाओं की आवाज़ सुनेगी, बारिश की आवाज़ सुनेगी, हवा की तो नहीं सुनेगी खैर। दूसरी, या फिर रात में वो झिंगुर होते हैं ट्रै ट्रै करते रहते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकती है, तो उनको इग्नोर किया करो, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे जब होता है जब आप चाहते हो केस डिसाइड हो आपके फेवर में और आप क्लेम कर रहे हो सर्टेन फैक्ट टू सपोर्ट योर केस, ठीक है। तो आपको ही प्रूव करने पड़ेंगे वो फैक्ट को। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस लो है जो अभी तक हमने पढ़ा था, वुल्मिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस 1935, ठीक है। इसको गोल्डन थ्रेड केस भी बोलता है। वुल्मिंगटन क्या था? वो एक्यूज्ड था किसका? अपनी वाइफ के मर्डर का, ठीक है। तो ट्रायल के टाइम पे जज ने जूरी को बताया कि प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया है कि वुल्मिंगटन कॉज्ड हिज वाइफ्स डेथ, ठीक है। तो अब वुल्मिंगटन की ड्यूटी बनती है प्रूव करना कि डेथ एक्सीडेंटल थी, जो डेथ हुई है उसकी वाइफ की वो एक्सीडेंटल थी। मतलब जज ने जो लीगल बर्डन है ना वो एक्यूज्ड पे प्लेस कर दिया था, एक्यूज्ड को दे दिया था कि आप प्रूव करो अपनी इनोसेंस। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या कहा? ट्रायल जज रॉन्ग थे, ठीक है। कोर्ट ने फेमस गोल्डन थ्रेड प्रिंसिपल दिया क्रिमिनल लॉ का कि इट इज ऑलवेज द प्रोसिक्यूशंस ड्यूटी टू प्रूव दैट द एक्यूज्ड इज गिल्टी। ये हमेशा प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि प्रूव करो एक्यूज गिल्टी है या नहीं है। एक्यूज को प्रूव नहीं करना है कि वो इनोसेंट है या नहीं है, समझ में आ? तो प्रोसिक्यूशन कैन नॉट प्रूव गिल्ट। अगर प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता है प्रूव गिल्ट को बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट, ठीक है, तो एक्यूज को एक्विटल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। किस केस में कहा गया था? वुल्मिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस। अब बात करते हैं सेक्शन 105 की, मतलब ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, मतलब किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, सेक्शन 105 बताता है, ठीक है। तो सेक्शन 105 में एक सिंपल सा टेस्ट दिया हुआ है डिसाइड करने के लिए हु हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ। सेक्शन 105 कहता है क्या, इसको ध्यान से पढ़ना। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए शूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल। अगर कोई एविडेंस नहीं दिए जाएंगे किसी भी पार्टी के द्वारा तो कौन फेल होगा, उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, ठीक है। एविडेंशियल बर्डन की यहाँ पे बात की गई है, समझ में आ? तो ये टेस्ट है क्या कि ये क्वेश्चन पूछो कि अगर कोई भी पार्टी प्रोड्यूस नहीं करेगी कोई भी एविडेंस तो कौन केस को हारेगा। जो पर्सन हारेगा उसको प्रूव करना होगा उसका क्लेम, तो वो पर्सन उसके पास रहेगा बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब हु लूजेस बिना एविडेंस के, तो वो पर्सन प्रूव करेगा, समझ में आ? अब यहाँ पे दो इलस्ट्रेशन लिखी हुई है, उसको आराम से मैं आम भाषा में यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है, इन दोनों इलस्ट्रेशन को। इलस्ट्रेशन है क्या? ए फाइल करता है केस को अगेंस्ट बी, क्लेम करता है कि जो बी के पास लैंड है ना वो ए की है। कोई बंदा है सी जो बी के फादर है। ए क्या कहता है कि ए विल में वो लैंड मेरे लिए देके गए हैं, मुझे देके गए हैं, ठीक है। तो बी के पास ऑलरेडी वो लैंड है, ठीक है, बी के पास पोजीशन है उस लैंड का। तो अब ध्यान से समझो कि मान के चलो ना तो ए कोई एविडेंस दे रहा है, ठीक है, कि ये लैंड मेरी है, ना कोई बी एविडेंस दे रहा है कि ये लैंड मेरी है, तो कौन जीतेगा आप ध्यान से बताओ। तो बी के पास ऑलरेडी पोजीशन है लैंड का, तो बी के पास लैंड रहेगी अगर इस केस में, ठीक है। तो ए का क्लेम यहाँ पे फेल हो जाएगा, समझ में आ? तो ए हार जाएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ रहा है कि ए हार जाएगा अगर कोई एविडेंस प्रोड्यूस ना किया गया, ठीक है। तो ए के पास यहाँ पे बर्डन है प्रूव करने का, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ी है, अभी हम ये पढ़ेंगे। अब इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं दूसरी। ए शू करता है बी को पैसे के लिए ड्यू ऑन ए बॉन्ड, मतलब कि ए शू करता है बी को बेस्ड ऑन ए बॉन्ड, मतलब एक रिटर्न प्रोमिस था। अब दोनों पार्टी एग्री करती है और साइन करता है, मतलब बी साइन करता है बॉन्ड को, बी ने साइन कर लिया। अब बी क्या कहता है कि मैंने ये इसलिए साइन किया क्योंकि ए ने मेरे से धोखे से साइन करा है,
ठीक है। अब ए क्या कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वो डिनाई करता है एलिगेशन को, ठीक है। बट बी सेज दैट इट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड विच ए डिनाइज, मतलब जिसको ए डिनाई करता है। तो अब मान के चलो कोई भी पार्टी, ना ए ना बी, कोई भी एविडेंस नहीं दे रही है, तो कौन जीतेगा बताओ आप, ठीक है। बॉन्ड को यहाँ पे जेन्युइन माना जाएगा, और क्यों? क्योंकि बी प्रूव नहीं कर पाया कि ये ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड है। अगर कोई एविडेंस नहीं दिए गए तो कोर्ट बॉन्ड पे बिलीव करेगा और ए केस जीत जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन हारेगा? बी हारेगा केस को, क्यों? क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था, बी के पास बर्डन था प्रूव करने का फ्रॉड को, और बी ने कर नहीं पाया, तो वो विदाउट एविडेंस हार जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 106। 106 बात करता है पर्टिकुलर फैक्ट की, मतलब कोई फैक्ट है वो उसको कौन प्रूव करेगा, कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट है, ठीक है। तो सेक्शन 106 डील करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग ए स्पेसिफिक पर्टिकुलर फैक्ट, ठीक है। सेक्शन 105 डिसाइड करता था हु हैज द बर्डन इन वोल केस। अभी यहाँ पे पर्टिकुलर फैक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो रूल क्या है? हुएवर वांट्स द कोर्ट टू बिलीव ए पर्टिकुलर फैक्ट, कोई भी फैक्ट है, कोई चाहता है कि ये फैक्ट को कोर्ट बिलीव करे, तो वही उसको प्रूव करेगा, ठीक है। मस्ट प्रूव दैट फैक्ट। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है? अगर लॉ स्पेसिफिकली कहता है कि पर्टिकुलर पर्सन उस फैक्ट को प्रूव करेगा, मतलब आप नहीं, कोई दूसरा पर्टिकुलर पर्सन उसको प्रूव करेगा, तो वहाँ पे वो लॉ अप्लाई होएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से पढ़ो, इलस्ट्रेशन दी गई है, उसको इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। मान के चलो ए प्रोसिक्यूट करता है बी को थेफ्ट के लिए, तो पहला क्लेम क्या है? ए कहता है बी ने कन्फेस किया था थेफ्ट सी को, ठीक है। सी के सामने बी ने बताया था ऐसा, ठीक है। तो ये क्लेम कौन कर रहा है? ये कर रहा है ए, ठीक है। तो ए को प्रूव करना पड़ेगा कि बी ने कन्फेस किया था, बी ने एडमिट किया था। कैसे करेगा? सी को लेके आ, ठीक है, या कुछ भी दूसरी चीजें या साइन वगैरह किसी भी तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। ये ए का फैक्ट है, ठीक है, ए कहता है इसको, तो ए को ही प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं। सेकंड क्लेम बी कहता है, उसके बाद में बी ने कहा कि आई वॉज नॉट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, आई वॉज नॉट एट द प्लेस ऑफ थेफ्ट, मैं नहीं था वहां पे, आई वॉज समवेयर एल्स, जिसको अली भी बोलते हैं। तो जब अब यहाँ पे क्या है? अब बी चाहता है कोर्ट को कि बिलीव किया जाए इस पर्टिकुलर फैक्ट पे, तो बी को प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि बी कैसे करेगा? सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाएगा, ट्रैवल रिकॉर्ड्स वगैरह दिखाएगा, मोबाइल लोकेशन या फिर दूसरी कोई चीजें जिससे प्रूव हो जाए कि बी यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो जिसका फैक्ट है वही प्रूव करेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट है सेक्शन 107। ये क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू मेक एविडेंस एडमिसेबल, मतलब कि एविडेंस से पहले भी कुछ फैक्ट होते हैं जो कि प्रूव करने पड़ते हैं। कभी कभी बिफोर द कोर्ट कैन एक्सेप्ट सर्टेन एविडेंस यू मस्ट फर्स्ट प्रूव सम बेसिक फाउंडेशनल फैक्ट, ठीक है। द पर्सन हु वांट्स टू रिलाई ऑन सच एविडेंस मस्ट फर्स्ट प्रूव द फैक्ट जो उस एविडेंस को एडमिसिबल बनाते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा। ए चाहता है प्रूव करना डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ठीक है। तो ए को पहले प्रूव करना पड़ेगा बी की डेथ, समझ में आया। डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल करने के लिए एक फाउंडेशनल फैक्ट है, वो पहले प्रूव करना पड़ेगा। कौन सा है? कि डिक्लेरेंट इज डेड, जिसका डाइंग डिक्लेरेशन है, जो डिक्लेरेंट है वो मर चुका है, ठीक है, या फिर अनअवेलेबल है। तो अंडर सेक्शन 107 अगर पार्टी चाहती है प्रोड्यूस करना डाइंग डिक्लेरेशन, तो उसको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि डिक्लेरेंट डेड है, समझ में आया। तो एक फाउंडेशनल फैक्ट को पहले प्रूव करना पड़ता है। दूसरी इलस्ट्रेशन पढ़ो। मान के चलो ए चाहता है कुछ भी प्रूव करना कंटेंट ऑफ ए लॉस्ट डॉक्यूमेंट बाय फोटोकॉपी, जैसे कि सेकेंडरी डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो बिफोर द कोर्ट अलाउज इट, तो ए को पहले प्रूव करना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गए हैं, या फिर लाई नहीं जा सकते, या फिर लीगली कोई वैलिड रीजन है, ठीक है। ए को प्रूव करना पड़ेगा दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 108। बर्डन ऑफ प्रूविंग केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मली क्रिमिनल केस में क्या होता है, जो सेक्शन 104 कहता है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि एक्यूज्ड गिल्टी है, ठीक है। हाउएवर अगर एक्यूज क्लेम करे कि ही इज प्रोटेक्टेड बाय एनी लीगल एक्सेप्शन, ठीक है, जैसे कि इंसेनिटी, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस, नेसेसिटी, जैसे कि अगर एक्यूज क्लेम करता है कि वो प्रोटेक्ट किया गया है किसी लीगल एक्सेप्शन से, जैसे कि इंसेनिटी, प्राइवेट डिफेंस, नेसेसिटी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट वगैरह से, तो एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा वो एक्सेप्शन, ध्यान रखना, ठीक है। इस केस में एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो कोर्ट प्रिज्यूम, अगर एक्यूज प्रूव नहीं करता है तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ऐसी कोई एक्सेप्शन थी ही नहीं, जान रखना। जब तक एक्यूज प्रोड्यूस नहीं करेगा कोई एविडेंस, तो कोर्ट यहाँ पे मान के चलेगा कि कोई एक्सेप्शन थी ही नहीं। आपको ही प्रूव करना पड़ेगा भाई, अगर आप कोई डिफेंस ले रहे हो तो। अगर आप प्रोटेक्टेड हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंसेनिटी। फैक्ट है कि ए इज चार्ज्ड विद मर्डर, ठीक है, ए ने किसी को मार दिया है। ए कहता है कि आई वाज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। तो ये जनरल एक्सेप्शन है अंडर बीएनएस। तो कौन प्रूव करेगा इसको? एक्यूज प्रूव करेगा। एक्यूज कैसे प्रूव करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह, साइकेट्रिक रिपोर्ट्स वगैरह, और डॉक्टर के टेस्टिमनी या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर बी।
ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, फिर दोबारा से इन्हें मर्डर कर दिया, ठीक है। तो ये कहता है कि द विक्टिम सडनली प्रोवोक मी, उसने प्रोवोक किया मेरे को और मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया, ठीक है। तो ये भी जनरल एक्सेप्शन है, ये भी लीगल एक्सेप्शन है। तो उसको प्रूव कौन करेगा? एक्यूज ही करेगा भाई, ठीक है। कैसे प्रूव करेगा? एविडेंस दिखा के कि प्रोवोकेशन ग्रेव थी और ये सडन थी और इससे क्या हुआ, इससे मैंने सेल्फ कंट्रोल अपना खो दिया, ठीक है। अब इसमें शायद एक और एक्सेप्शन है, ठीक है, तो उसको भी मैं यहीं पे बता देता हूँ बिना लिखे, क्योंकि इस पे जगह नहीं बची। जैसे कि ए के ऊपर चार्ज है कि वो वॉलंटरीली, ठीक है, कोज कर रहा है ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 117 BNS, याद रखना, ठीक है। तो ए क्लेम करता है कि माई केस फॉल्स विद इन एक्सेप्शन, जो कि मैंने बताया था 122 के 2 में है। इसको कौन प्रूव करेगा? ए करेगा। क्यों? क्योंकि ए रिलाई कर रहा है एक्सेप्शन पे, ए को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एविडेंस जिससे वो अप्लाई हो, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट 108 सेक्शन की क्या है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि कोई एक्सेप्शन, कोर्ट प्रिज्यूम करता है कोई एक्सेप्शन थी ही नहीं जब तक एक्यूज प्रूव नहीं करता है, ठीक है। एक्यूज कोई एविडेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है, सॉरी। तो यहाँ पे कोर्ट मान के चलेगा कि कोई एक्सेप्शन थी ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेक्शन की ये है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि प्रोसिक्यूशन का बर्डन यहाँ पे खत्म हो जाता है क्या प्रूव करने का? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इवन 108 के अंडर प्रोसिक्यूशन को स्टिल प्रूव करने पड़ते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, ऑफेंस के बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट, ठीक है। एक्यूज्ड को ओनली प्रूव करना पड़ता है फैक्ट जो कि जरूरी है लाने के लिए केस में विद इन द क्लेम्ड एक्सेप्शंस, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है। समझ में आया? 108 ये कहता है। हाँ, केस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्शन तो वही है। तो दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, क्या बढ़िया नाम लिखते हैं यार गुजरात में, दया भाई, ठीक है, छगन भाई, इसीलिए वो धंधे में आई थिंक इतने बढ़िया, नाम ही इतने बढ़िया है भाई। दया भाई, पहले ही भाई लगा दिया, ठीक है, बड़ा ही होगा कोई बंदा, ठीक है, पहले ही भाई लगा दिया, कोई बड़ा ही बंदा होगा। दया भाई, ठगन भाई, वो छगन भाई सॉरी, ठीक है, ठक्कर भाई साहब, ऐसे ऐसे नाम है तो क्यों धंधे में बढ़िया नहीं होगा। यहाँ पे मुकेश, ठीक है, योगिंदर, राहुल, ऐसे ऐसे नाम होते हैं यहाँ पे, कहते कुछ करते ही नहीं, पैसे ही नहीं इनके पास, अब नाम ही ऐसे हैं। अब कृतिका बजाज, नाम से ही लगती है कोई बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर हो गई, ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ रघुवंशी, क्या बड़े बड़े नाम रखो तो बड़े बड़े काम करोगे भाई, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या था, फैक्ट था कि द एक्यूज प्लीडेड द इंसेनिटी डिफेंस अंडर सेक्शन 84 ऑफ IPC, ठीक है, जो अभी 22 है BNS का। तो क्वेश्चन था अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड फ्रॉम द एक्यूज, कितना प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा या एक रीजनेबल डाउट क्रिएट करना पड़ेगा, वो देखते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, बर्डन ऑन द एक्यूड अंडर सेक्शन 105 IE, जो अभी हम 108 पढ़ रहे हैं, टू प्रूव द इंसेनिटी डिफेंस इज बेस्ड ऑन ए प्रोपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब ये मत बोलना मेरे को पता नहीं है, पढ़ा चुका हूँ। नॉट बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट, एक्यूज नीड ओनली शो दैट on the balance of probabilities it is more likely than not that they were insane at that time, ठीक है। however the prosecution's initial burden to prove the act and guilt beyond reasonable doubt remains unaffected if there is a reasonable doubt raised by the evidence on the insanity, the court may give the accused the benefit of that doubt even if accused has not formally proved the defense to the required standard। समझ में आया? नहीं आया है तो अपनी पहले तो इंग्लिश पढ़िया करो, ठीक है, आप लो पढ़ रहे हो, बट कोई टेंशन नहीं है, समझा तो मैं दूंगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जो देखो समझाता हूँ, एक्यूज के ऊपर जो चार्ज था, तो एक्यूज ने क्लेम किया था कि आई वॉज इनसेन, ठीक है, मैं पागल हूँ, ठीक है, अनसाउंड माइंड का हूँ, व्हेन आई कमिटेड द एक्ट। इशू क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने, कितना प्रूफ एक्यूज को जरूरी है देने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए डिफेंस ऑफ इंसेनिटी जो उसने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रोसिक्यूशन को पहले प्रूव करना पड़ेगा कि एक्यूज का गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर एक्यूज क्लेम करता है डिफेंस ऑफ इंसेनिटी तो एक्यूज को प्रूव नहीं करना पड़ेगा वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। एक्यूज्ड को ये दिखाना पड़ेगा कि इट वॉज मोर लाइकली देन नॉट दैट ही वॉज इंसेन एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, ध्यान रखना, ठीक है, मतलब था। तो इसको बोलते हैं प्रोपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। फर्दर अगर एविडेंस क्रिएट करेंगे रीजनेबल डाउट वेदर द एक्यूज्ड वॉज सेन, तो कोर्ट वो बेनिफिट ऑफ डाउट देगी किसको, एक्यूज्ड को, ध्यान रखना, भले ही उस डिफेंस को एक्यूज्ड फुली प्रूव ना कर पाए। ये इस केस लॉ में कहा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सा नाम याद ही रह जाएगा, मैंने इतने अच्छी तरीके से नाम लिया है ना, दया भाई, छगन भाई, ठक्कर, याद रखना। नेक्स्ट सेक्शन है 109, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट्स स्पेशली विद इन नॉलेज। तो कभी कभी एक पर्टिकुलर फैक्ट एक पर्टिकुलर पर्सन को ही पता रहता है, उस सिचुएशन में वो पर्सन प्रूव करेगा उस फैक्ट को, ये कहा गया है 109 में, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ गया होगा वैसे तो, इलस्ट्रेशन से समझो, समझ में आ जाएगा। इंटेंशन विद इन नॉलेज, ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, मतलब प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि भाई ए ने फ्रॉड किया है, ठीक है। जो ए का एक्ट है ना वो बाहर से फ्रॉड लग रहा है, ठीक है, बट ए कहता है कि आई हैड डिफरेंट इंटेंशन, आई वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ नॉट फ्रूडेंटली, ठीक है। तो ए की इंटेंशन किसको पता है? ए को पता है सिर्फ,
तो प्रोसिक्यूशन ए का माइंड तो पढ़ नहीं सकता, ए की इंटेंशन स्पेशली विद इन ए की ओन नॉलेज में है। तो अंडर सेक्शन 109 ए को प्रूव करना पड़ेगा कि डिफरेंट इंटेंशन थी, ठीक है, दैट दे एक्टेड इन गुड फेथ नॉट फ्रिडुएंटली, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग एन अनयूजुअल डिफरेंट इंटेंशन लाई करती है ऑन द पर्सन जो उसको क्लेम कर रहा होता है। समझ में आ गया होगा, अब केस लॉ से पढ़ो और समझ में आ जाएगा। शंभुनाथ मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर, इसमें स्कोप के बारे में बात की गई है, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात की है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, मतलब कितना व्हेन डज सेक्शन 109 अप्लाई होगा क्रिमिनल केस में, या फिर स्कोप इसका क्या है। सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि व्हेन डज सेक्शन 109 या फिर 106 का अर्लियर आईए का वो अप्लाई हो क्रिमिनल केसेस में। तो स्पेशली कोर्ट कंसिडर करता है कि वेदर दिस सेक्शन शिफ्ट करता है एंटायर बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू एक्यूज्ड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सेक्शन 109 बीएसए का ओनली एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। ये अप्लाई होता है ओनली व्हेन ए पर्टिकुलर फैक्ट इज स्पेशली विद इन ए की नॉलेज, मतलब किसी बंदे की नॉलेज में कोई पर्टिकुलर फैक्ट है तो ये उस पर अप्लाई होएगा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फैक्ट स्पेशली उसी की नॉलेज में है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक्यूज को प्रूव करना है इनोसेंस, ठीक है, अभी थोड़ी सी देर पहले ही पढ़ा था इनोसेंस प्रूव करनी होती है, नहीं, वो केस लॉ में पढ़ा था, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन को स्टिल प्रूव करने होते हैं सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट। वो स्पेशल फैक्ट जो एक्यूज जानता है वो एक्यूज ही प्रूव करेगा, बाकी की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की है कि सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफेंस के बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट प्रूव करे। नेक्स्ट है सेक्शन 110 और 111। 110 और 111 थोड़े से डिफरेंट सेक्शन है, थोड़े से जान से पढ़ना। देखो, जब हम ये सेक्शन पढ़ेंगे ना तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि हम पढ़ रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन प्रूव करेगा, किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, किस चीज़ का होगा, ठीक है, तो वो पढ़ रहे हैं अभी हम, तो उस चीज़ से समझना है इसको। सेक्शन 110 क्या कहता है कि अगर ये प्रूव किया गया है, ये किया जा चुका है कि एक पर्सन अलाइव है एट एनी टाइम ड्यूरिंग लास्ट 30 ईयर्स, ठीक है, तो उसको लॉ प्रिज्यूम कर लेगा कि जो पर्सन है ना वो अभी भी अलाइव है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि द पर्सन हैज़ डाइड तो वो पर्सन उसको प्रूव करेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाएगा, जो पर्सन कह रहा है कि वो मर चुका है, ठीक है। तो लो क्या कह रहा है, लो कह रहा है कि भाई हमने 30 साल में तो देखा था वो जिंदा है, 30 साल के अंदर किसी ना किसी ने प्रूव किया था कि वो जिंदा है, ठीक है। तो अभी आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि वो मर चुका है, तो भाई आप प्रूव करोगे, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है, ठीक है। लॉजिक इसका यही है, मोस्ट पीपल हु वर अलाइव 30 ईयर अगो आर स्टिल अलाइव। लाइफ एक नॉर्मल स्टेट होती है और डेथ एक एक्सेप्शनल स्टेट होती है जिसको प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, विच रिक्वायर्स प्रूफ, ठीक है, सही बात है। वैसे सेक्शन 111 ऑन द अदर हैंड क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग पर्सन अलाइव 7 ईयर का इसमें मिसिंग रोल लगता है, वो देखते हैं क्या है। इफ ए पर्सन हैज़ नॉट बीन हर्ड फ्रॉम 7 ईयर, अगर एक पर्सन को ना देखा गया है ना सुना गया है 7 साल से, ठीक है, बाय दोज हु वुड नेचुरली हैव हर्ड फ्रॉम देम, जैसे कि फैमिली मेंबर, क्लोज फ्रेंड्स, कलीग्स वगैरह, तो उसको लॉ प्रिज्यूम करता है कि वो पर्सन उसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बर्डन किस पे शिफ्ट होता है, अभी हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं, बर्डन शिफ्ट होता है एनीवन जो क्लेम कर रहा है कि वो अभी भी जिंदा है, तो भाई आप प्रूव कर दो जिंदा है तो, ठीक है, तो उसको वो प्रूव करना पड़ेगा कि वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी जरूरत पड़ती है सेक्शन 111 में। एक तो 7 ईयर्स ऑफ नॉन कम्युनिकेशन, मतलब कि द पीरियड मस्ट बी एटलीस्ट 7 कंप्लीट ईयर्स, ठीक है। नॉट हर्ड फ्रॉम, मतलब कि कंप्लीट एब्सेंस होनी चाहिए ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट और रिलायबल इंफॉर्मेशन की, ठीक है। बाय दोज हु वुड नेचुरली हियर, मतलब कि फैमिली मेंबर, क्लोज फ्रेंड, पीपल विद होम द पर्सन वुड ऑर्डिनरीली मेंटेन कॉन्टैक्ट, नॉट जस्ट कोई रैंडम स्ट्रेंजर, ठीक है, कोई रैंडम आके बोल रहा है कि भाई पता ही नहीं, वो 7 साल से मैं तो जानता ही नहीं, ना ये पता है कौन, ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। 112 और 113, 112 और 113 क्या कहते हैं, बेसिकली 112 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप। इस 112 सेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कवर की गई है, एज ए पार्टनर, लैंडलॉर्ड टेनेंट की रिलेशनशिप या फिर प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप, ठीक है। सेक्शन 112 एड्रेस करता है 3 स्पेसिफिक लीगल रिलेशनशिप। जब ये दिखाया जाता है कि पार्टीज हैव बीन एक्टिंग एज ए पार्टनर, लैंडलॉर्ड टेनेंट या फिर प्रिंसिपल एजेंट, तो लॉ प्रिज्यूम करता है कि ऐसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, समझ में आया। तो बर्डन शिफ्ट्स टू द पर्सन डिनाइंग द रिलेशनशिप टू प्रूव इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि जो बर्डन है ना, जो कोई बंदा कह रहा है कि ऐसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर शिफ्ट होगा जो कह रहा है कि ऐसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि वही प्रूव करेगा, समझ में आया। 113 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। पोजेशन को माना जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि ओनरशिप है, ठीक है, जिसके पास पोजेशन है उसको माना जाता है कि वही ओनर है। अगर एक पर्सन मिलता है या उसके पास पोजेशन है किसी चीज का, ठीक है, तो लॉ प्रिज्यूम करेगा कि वही ओनर है। द पर्सन चैलेंजिंग दिस ओनरशिप, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि पोजेसर ओनर नहीं है, ठीक है, जैसे एक ही लैंड है, ठीक है, पोजेशन में है, तो ए उसका ओनर मानती है ए को कोर्ट, ठीक है। अब बी कह रहा है कि नहीं है, ठीक है, तो बी को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई जो पोजेसर है ना वो उसका ओनर नहीं है, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रजम्पशन थीप को या फिर डिसऑनेस्ट पोजेसर्स को
प्रोटेक्ट नहीं करता है। अगर एक पर्सन मिलता है विद स्टोलन प्रॉपर्टी सून आफ्टर द थेफ्ट, अगर एक पर्सन मिलता है विद स्टोलन प्रॉपर्टी सून आफ्टर द थेफ्ट, ठीक है, और सर्कमस्टांसेस जब सस्पिशियस होते हैं तो लॉ को जरूरत पड़ती है कि जो पर्सन है ना वो एक्सप्लेन करेगी उसको वो प्रॉपर्टी कैसे मिली थी। यहाँ पे लॉ कंसिडर नहीं करेगा कि भाई आप ओनर हो, आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि ये प्रॉपर्टी आपको कैसे मिली थी। ये क्यों है? अभी हमने सेक्शन 109 पढ़ा था ना, वही है सेम, क्योंकि सेक्शन 109 अप्लाई होता है जब एक फैक्ट स्पेशली विद इन ए पर्सन नॉलेज होता है। तो यहाँ पे जो थीप है उसी को ही पता है कि ये प्रॉपर्टी आपके पास क्यों है, तो ये अभी आप ही एक्सप्लेन करोगे। समझ में आया सेक्शन 112 और 113। 114 क्या कहता है? प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन एक्टिव कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप, मतलब कि कभी कभी दो बंदे जो होते हैं तो वो स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट में होते हैं, ठीक है, जैसे कि लॉयर या फिर क्लाइंट, फादर या फिर सन, जहाँ पे एक पर्सन का मोर इन्फ्लुएंस होता है और कंट्रोल होता है ओवर द अदर। लॉयर एंड क्लाइंट वाली में लॉयर का मोर इन्फ्लुएंस होता है, कंट्रोल होता है क्लाइंट के ऊपर, तो इस केस में फादर का होता है। तो अगर डिस्प्यूट अराइज होता है अबाउट वेदर ए ट्रांजेक्शन बिटवीन देम वाज ऑनेस्ट एंड फेयर, उन दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन भी होती है, और ठीक है, तो अगर डिस्प्यूट अराइज होता है कि उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो ऑनेस्ट और फेयर है, मतलब वो गुड फेथ में हुई थी, तो जो पर्सन हु वॉज इन पोजिशन ऑफ ट्रस्ट वो प्रूव करेगा कि ट्रांजैक्शन फेयर थी, ठीक है, उसको बोला जाता है पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब एक्टिव कॉन्फिडेंस क्या होता है वो बता देता हूँ पहले, फिर इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। एक्टिव कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एक पर्सन ट्रस्ट करता है, डिपेंड करता है और इन्फ्लुएंस होता है दूसरे पर्सन से, ठीक है, जैसे कि लॉयर एंड क्लाइंट, फादर एंड सन, गार्डियन एंड वार्ड, या फिर डॉक्टर एंड पेशेंट, या फिर ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब है अगर आप पोजीशन में हो ट्रस्ट की तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन ऑनेस्ट थी। अब इलस्ट्रेशन से समझ जाओगे। लॉयर एंड क्लाइंट की रिलेशनशिप है, एक क्लाइंट अपनी प्रॉपर्टी बेचता है अपने लॉयर को, बाद में क्लाइंट कहता है मेरे लॉयर ने मेरी एडवांटेज ली। अब गुड फेथ कौन प्रूव करेगा? लॉयर करेगा, क्योंकि लॉयर किस में है? लॉयर है इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, तो यहाँ पे लॉयर प्रूव करेगा। तो लॉयर को प्रूव करना पड़ेगा कि द क्लाइंट एक्टेड फ्रीली, द प्राइस वॉज फेयर एंड देयर वॉज नो चीटिंग, प्रेशर और अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, इस तरीके से। फादर एंड सन की रिलेशनशिप है, एक बेटा है अभी अभी एडल्ट हुआ है तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है, अपने बाप को अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है, बाद में बेटा क्लेम करता है कि मेरे बाप ने अनफेयरली परसुएड किया था मेरे को सेल करने के लिए। तो अब यहाँ पे गुड फेथ कौन प्रूव करेगा? पापा प्रूव करेंगे, फादर जी प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फादर पोजीशन में है ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस के। ठीक है, उनको प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन ऑनेस्ट थी एंड फेयर थी, ये कहता है सेक्शन 114। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये वीडियो होती है कंप्लीट। कुछ सेक्शंस दूसरे भी हैं, ठीक है, 115 से 120 तक जो सेक्शन है उसमें प्रिजम्पशंस दिए गए हैं, वो इस टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, तो उसके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा मैं। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे ये लिंक आएगी, इससे वीडियो को देख लेना, वो पीपीटी डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, 80% लोग नहीं करते हैं। इस वाली वीडियो को देख लेना, प्लेलिस्ट से सारा एविडेंस कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।